Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. BTV Sports के flagship football show kickoff में खुश आमदीद. Once again, thank you so much for being with us this evening. It's a pleasure of being in front of you and discussing football as always. क्लब फुटबॉल में इस वक्त लगी है ब्रेक, सो वी आर बैक टू इंटरनेशनल फुटबॉल क्योंकि 2026 का वर्ल्ड कप अब सिर्फ कुछ महीने की दूरी पर है, लेकिन अभी तक यूरोपियन क्वालिफाइंग जो है कंप्लीट नहीं हुई है. इनफैक्ट सिर्फ 2 टीमें इंग्लैंड एंड फ्रांस have क्वालिफाइड और क्वालिफाइंग राउंड अभी भी वाइड ओपन है. काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं. काफ़ी बड़ी टीमें जो हैं अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं, जैसे पोर्चुगल. इनफैक्ट कल की अगर हम बात करते हैं, पोर्चुगल लूजिंग टू आयरलैंड, काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन्स निकली उस मैच में से. एंड बिफोर द मैच ऑलरेडी बहुत सारी हाइप शुरू हो चुकी थी बिटवीन द आयरिश फैंस एंड रोनाल्डो, और ये मैच आयरलैंड में ही खेला गया और वहाँ पे पोर्चुगल को शिकस्त हुई. सो दे हैव टू फाइट अनदर डे टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप. उसके साथ साथ इटली ने अपना मैच तो ज़रूर जीता वर्सेस मोल्डोवा, लेकिन उनका जो ग्रुप है वो इतना इंटरेस्टिंग है. इसमें नॉर्वे है जो फर्स्ट टाइम लग रहा है कि वाई कर रहा है टू क्वालिफाई एज वेल फॉर द वर्ल्ड कप. सो इटली हैव नाउ गॉन थ्रू अ प्ले ऑफ राउंड एज वेल. सो काफ़ी मज़े के वहाँ मैचेस हैं. फ्रांस ने अपना मैच आसानी से जीता, यूक्रेन को आउटलास्ट किया. देव गॉन थ्रू. इंग्लैंड का एक रेगुलेशन मैच था जिसमें वो जीते वर्सेस सर्बिया. तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के शो में, और जो मजीद इंटरनेशनल मैचेस आने वाले हैं इस ब्रेक के अंदर उनको भी डिस्कस करेंगे. एक करप्शन स्कैंडल ने जो है टर्किश फुटबॉल को हिला के रख दिया है. टियर 3 टियर 4 को फिलहाल रोक दिया गया है और 102 प्लेयर्स को जो है सस्पेंड किया गया है फॉर अ मंथ और फॉर 6 मंथ्स, गिवन द फैक्ट कि जिस नौयत करप्शन सामने आई है टर्किश फुटबॉल के अंदर. पहले तो बात रेफरीज तक हो रही थी, लेकिन अब वहाँ तक महदूद नहीं है. इट्स गॉन डाउन टू द प्लेयर्स एज वेल. और जो बड़े क्लब्स हैं, गैलाटासराय, बेसिकतास, इनके प्लेयर्स, इनके नाम भी इस चीज़ के अंदर आ रहे हैं. ये भी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. वी हैव विद अस आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स हु आर एंजॉयिंग द इंटरनेशनल ब्रेक जस्ट लाइक मी एंड यू आर. ऑन माय लेफ्ट उस्मान. अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? ठीक है आप? खैरियत? ऑल गुड अल्तमश. बल्कि अगर हम इंटरनेशनल ब्रेक के अंदर कुछ नए रिकॉर्ड्स भी बने, ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा किलियन एम्बापे की, जिन्होंने 400 गोल्स ऑल टुगेदर जो है वो स्कोर कर लिए हैं. और अगर हम ये सोचें कि अगले 10 साल ही इज़ गोना बी लाइक प्लेइंग लाइक मेसी एंड रोनाल्डो, यू नेवर नो कि हो सकता है 1000 मार्क भी जो है ये भी पहुंच जाए. ही स्कोर द ब्रेस ऑल्सो. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अर्लिंग हालैंड की बात करें तो इट्स जस्ट नवंबर और अब तक उन्होंने 30 गोल्स जो हैं वो स्कोर कर लिए ऑल टुगेदर. एंड इमेजिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लब एंड इंटरनेशनल ब्रेक हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि वो कितने रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ेंगे. एंड बिसाइड दैट डेफिनेटली उसी बात पे मैं ये कहूँगा कि इट विल बी सो इंटरेस्टिंग टू सी नॉर्वे विद दिस टीम इफ दे क्वालिफाई एज वेल. और ये जो ग्रुप है, Oh yeah, they are actually considered to be dark horses. 1998 के बाद ये पहला मौका होगा कि नॉर्वे वुड क्वालिफाई विद 100% रिकॉर्ड. अगर इटली को भी जो है वो मैं समझता हूँ जिस तरह से हालान इज स्कोरिंग गोल, सरलॉट इज स्कोरिंग गोल, और अभी तो ऑडेगार्ड है भी नहीं. मतलब उसके बावजूद आप देखें दे हैव गॉट अ रियली गुड स्क्वाड. तो लगता ये है कि वर्ल्ड कप के अंदर भी हम एक नई किस्म की एग्जैक्टली दैट गोना बी इंटरेस्टिंग मैच. अगर उस मैच के अंदर इटली 10-0 की स्कोर लाइन से हराता है तो भी क्वालिफाई नहीं करता क्योंकि 17 गोल का उनके पास बर्तरी हासिल है. लेकिन वो गोल अगर 10-0 की स्कोर लाइन होगी या 12-0 की होगी तो वहाँ से उनके गोल्स भी माइनस होंगे. तो कहीं ना कहीं वो एक मौका जरूर, लेकिन देयर इज नो चांस आई वुड से. आई थिंक हमारे दोस्त हैं जिन्होंने जो अपना सर यूं हिला रहे हैं, उन्होंने PhD की हुई है इस पूरे प्रोसेस के ऊपर. उनका तो फेवरेट इंटरनेशनल ब्रेक. अब्दुलदीप दादा भाई सर, आप ठीक हैं? ऑल वेल. शुरू हो जाएं. इट्स अ प्लेजर बीइंग एट दिस शो. ऑलवेज वी ऑलरेडी नो दैट. नाउ टेल अस. तो देखिए द स्टोरी इज के 99.9% जो ना नॉर्वे क्वालिफाई कर चुके हैं. उसकी वजह ये है इटली नीड टू बीट देम 9-0 टू फिनिश टॉप ऑफ द टेबल. करीब ही था. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो उस्मान. तो टॉप ऑफ द टेबल में फिनिश करेंगे तो इटली डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाए अगर 9 हराते, और फिर नॉर्वे उसमें प्ले ऑफ में चला जाएगा. सो बट द थिंग इज के देयर इज नो चांस के 9-0 इटली हरा सके. So I mean it's safe to say that Norway has already qualified, because even if they lose to Italy in that game, they will still go through. They will still go through. That's sort of goal difference. Because the goal difference. Even if they lose, there's still a 17 goal difference. Same पे वो qualify करेंगे. Norway through जाएगा और Italy जो है वो play off में जाएगा for the third time in their history. Yes, absolutely. और वो जो nightmares हैं इटली की पुरानी, जैसे हमने देखा होगा कि 2018 में स्वीडन ने उनको प्ले ऑफ में बाहर किया था, फिर 2022 में नॉर्थ मैसेडोनिया ने उनको बाहर किया था. 1952 या 54 के अंदर नॉर्दर्न आयरलैंड ने उनको प्लेऑफ पे बाहर किया था. तो इटली का जो प्लेऑफ्स का रिकॉर्ड है, मुझे याद है उस्मान 54 में देख रहे थे. आई एम श्योर काशिफ के साथ. that's a given. उसके अलावा एक
फील गुड फैक्टर वाली एक जो न्यूज आई है, मतलब रोनाल्डो तो ऑन द पिच एंटिक्स की वजह से थोड़े सुर्खियों में है, मेसी ऑफ द पिच एंटिक्स की वजह से, बिकॉज अभी बार्सिलोना ने अनाउंस किया है कि दे आर गोना मेक अ स्टैचू फॉर हिम आउटसाइड द न्यू कैंप नो. So that is, I think, a well-deserved tribute होगी, because he's an absolute legend for Barcelona and for world football as well. And वो बार्सिलोना के जो प्रेसिडेंट है, he is very smart. He's not doing it just for the Messi, because उस स्टैचू की जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन होगी, जिससे लोग मजीद कैंप न्यू के मजीद टूर्स करेंगे, रेवेन्यू गेन होगा उससे. तो इट्स ऑल मिक्स्ड. और एक बड़ी फनी रील नजर आई मुझे थोड़े दिन पहले, बिकॉज मेसी वाज विजिटिंग बार्सिलोना विद फैमिली एंड ऑल. सो एक कपल अपनी एक वीडियो ऐसे ही बना रहा था और पीछे कैजुअली लियोनेल मेसी बैकग्राउंड में वॉक कर रहे थे, और सिर्फ इस वजह से वो उनकी रील वायरल हो गई. सो दैट वाज, यू नो, मेसी टिपिकल बीइंग मेसी. अगर वो रोनाल्डो होते सड़क पे ऐसे घूम रहे होते, आई एम श्योर उनके साथ पूरा एंटोराज होता. मेसी आराम से अकेले ही तन्हा सड़कों पे. और ये पहली दफा हुआ है कि जब उन्होंने बार्सिलोना छोड़ा है, फर्स्ट टाइम वो विजिट कर रहे हैं. दैट वाज अ वेरी सरप्राइज विजिट. और बार्सिलोना ने अभी ये भी अनाउंस किया है कि दे आर गोना, यू नो, गिव हिम अ प्रॉपर सेंड ऑफ. एक ट्रिब्यूट मैच उनके ऑनर में रखेंगे, जहां पे वो न्यू कैंप न्यू के अंदर एक फैंस के साथ एक फाइनल फेयरवेल हो सके उनका. तो आई थिंक दैट वुड बी अ नाइस जेस्चर. बिल्कुल सही. और आपने मुझे एक बात याद दिला दी, बड़ा अच्छा एक मैंने विजुअल देखा था जब वो यंग बॉयज़ के साथ, आई थिंक 1-2 साल पहले गए थे वहाँ पे खेलने के लिए. ऑब्वियसली वहीं से उन्होंने स्टार्ट लिया था और बड़े अच्छे वो भी विजुअल्स निकले थे. तो ऑब्वियसली इट्स वेरी नाइस टू सी दीज थिंग्स कि जो बॉयहुड क्लब्स होते हैं इन लेजेंड्स के, वो उनको साथ ट्रिब्यूट दें, वो भी, और ये प्लेयर्स भी वहाँ जाके जो है कुछ अच्छा इंटरैक्ट करें अपने फैंस के साथ, पुराने प्लेयर्स के साथ. एंड नेमार तो है ही इस वक्त सैंटोस के अंदर, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया था. वहाँ पे भी गॉट सेंट ऑफ, उनको एक रेड कार्ड मिला. वो एक और वीडियो भी थोड़े दिनों पहले बड़ी सुर्खियों में आई, जिसमें वो अपनी पूरी टीम को कह रहे थे कि भाई कि पास फ्रॉम द बैक, और सिर्फ आप लंबे लॉन्ग बॉल्स ना फेंको आगे, बिकॉज वी डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ अप फ्रंट जो बॉल कंट्रोल कर सके, फर्स्ट बॉल विन कर सके. तो वो होता ये है कि गोलकीपर उनकी सुन नहीं रहा था नेमार की, वो खुद जाते हैं गोल किक लेने पीछे की, और फिर वो एक पास देते हैं डिफेंडर को, और फिर वो उम्मीद करते हैं कि भाई वो आगे बॉल प्रोग्रेस होगी ना जमीन पे. वो जैसे ही डिफेंडर को दे, डिफेंडर एक आगे एक लॉन्ग बॉल फेंक देते हैं. और नेमार का जो एक्सप्रेशन था, उसने अपना हाथ सर पे रखते हुए बोला, मैं कैसे समझाऊं इन लोगों को कि दिस इज नॉट द राइट वे टू प्ले फुटबॉल. बट ये नेमार का काम नहीं है भाई. नेमार का जो कोचिंग, इसका काम नहीं, जो टैक्टिक्स कोच दे रहे हैं उसको फॉलो करो. बस जो है ऐसा ही है ना, मतलब प्लेयर अपने रोल में रहेगा तभी 100% परफॉर्म कर सकता है. दैट्स राइट. अब देखते हैं कि क्या वो ब्राजील के स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे 2026 के वर्ल्ड कप में. ये भी बड़ी एक सवालिया निशान है. एंड द फैक्ट अगर वो नहीं हुए तो द फैक्ट कि मेसी रोनाल्डो इस एज में होंगे अपने टीम्स के साथ, प्रीटी मच मेसी भी होंगे. आई थिंक फॉर दैट, आई थिंक एक कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करना की ज़रूरत होगी, बिकॉज ब्राज़ील में हमने देखा है किस तरह का टैलेंट मौजूद है. और बहुत ज़रूरी होंगे. मैं समझता हूँ नेमार अगर होंगे तो उस गाना भी फिटनेस अगर होगी तो वो होंगे. बट एनीवेज पहला मैच हम डिस्कस करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी आयरलैंड वर्सेस पोर्चुगल. काफ़ी बिल्डअप में ये मैच इंटरेस्टिंग हो चुका था, क्योंकि रोनाल्डो का था कि शायद आयरिश फैंस उनको बू करेंगे. उसके बरक्स हुआ, खुद ही रेड कार्ड लेके वो बाहर हो गए, और आयरलैंड ने ये मैच 2-0 से जीता. इस मैच के ज़रा हाईलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं. Troy Parrott there with 2 goals for the Irish team. 2-0 से आयरलैंड की टीम जीतती है, पोर्चुगल को हराती है. एंड आई विश हम विजुअल्स में ये भी देख पाते कि रोनाल्डो को इस मैच के अंदर जो है सेकंड हाफ के अंदर रेड कार्ड मिलता है. पोर्चुगल प्लेइंग विद 10 men एंड पोर्चुगल हैव येट नॉट क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप. अब संडे को काफ़ी उनका जो है क्रूशल मैच आने वाला है, और आयरलैंड का भी बोथ हैव टू विन देयर मैचेस टू क्वालिफाई एंड गो हेड टू द वर्ल्ड कप और गो इनटू द प्लेऑफ्स. जी उस्मान, आप कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स आयरलैंड, पीपल विल थिंक कि रोनाल्डो को रेड कार्ड मिला, आयरलैंड जीत गया. ये दोनों गोल उनसे पहले आए हैं जब वो पिच पे थे. जी बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है. आयरलैंड को ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था टू गेट बैक इनटू द फोल्ड. और अगर हम पॉइंट्स डिफरेंस की बात करें तो पोर्चुगल 10 पे है, हंगरी 8 पे है. हंगरी भी अपना मैच जीता है, और आयरलैंड 7 पॉइंट्स पे है. तो जो हंगरी और आयरलैंड का मैच है, दैट इज सपोज टू बी एन एलिमिनेटर. लेकिन दूसरी तरफ जो पोर्चुगल की सिचुएशन है, पिछले 2 मैचेस पहले तक बड़े आराम से, अभी भी टॉप ऑफ द टेबल तो हैं वो, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे. लेकिन पिछला मैच ड्रॉ हुआ. इस मैच के अंदर जो है वो हारे, और बड़े टैक्टिकली हारे अगर देखा जाए. क्योंकि एक तो सबसे पहले रोनाल्डो, आयरलैंड की सिर्फ 23% पोजीशन थी, काउंटर पे खेल रहे थे विद बेटर एक्सजी. जी बिल्कुल, लो ब्लॉक उन्होंने जो है ना अपना सेटअप रखा हुआ था. और 2 मौकों पे ट्रॉय पैरेट ने जो है बड़े 2 बेहतरीन गोल, एक हेडर से और एक जो है उन्होंने साइड ऑफ द
राइट हैंड साइड पे जो है वो शूट करके दूसरा गोल स्कोर किया। और तीसरा एक वुडवर्क भी लगा, अगर वो भी हो जाता तो 3-0 की एक बड़ी एम्बैरेसिंग सी स्कोर लाइन होती। लेकिन मैच से पहले जो रिवर्स पिक्चर के अंदर रोनाल्डो ने गोल स्कोर किया था और सेलिब्रेशन की वजह से, सो ही वाज एक्सपेक्टिंग, आयरिश फैंस के सामने सेलिब्रेशन की थी कि वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको काफ़ी बूस्ट का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे ही हुआ। फ्रॉम द वर्ड गो रोनाल्डो को बूस्ट का भी सामना करना पड़ा, और उन्होंने वही चीज़ हरकत की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, तैश में आके जिस तरह की एल्बो उन्होंने मारी ओहारा को, दैट वाज आई थिंक स्ट्रेट रेड कार्ड। अब तो वीआर का दौर है, उसके अंदर जो है वो इवन येलो कार्ड अवार्ड हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जब रीप्ले पे गए तो वो इट वाज अ क्लियर एल्बो, और उन्होंने बड़े ज़ोर के अंदाज से मारी थी। और आई थिंक दैट वाज अ पॉइंट वेयर 10 मैन के साथ जो है 59 मिनट पे उनको रेड कार्ड मिलता है, और उसके बाद फिर 40 मिनट उन्होंने गोल तो कंसीड नहीं किया, बट समहाउ देयर वाज नो वे कि पोर्चुगल किसी तरह से वापस आता। अब अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। आर्मेनिया बिल्कुल नीचे है और होम पे पोर्चुगल खेल रहा है। ऐसे तो लग रहा है कि पोर्चुगल ईजिली शायद जीत जाएगा, लेकिन अगर पोर्चुगल हार जाता है और वहाँ से जो है तो वो प्लेऑफ की पोजीशन पे भी आ सकते हैं, या इवन ड्रॉ करता है तो शायद फिर भी एक चांस होगा। लेकिन वो प्लेऑफ की पोजीशन पे आते हैं तो फिर एक बड़ी डिबेटेबल सिचुएशन होगी कि एक विनिंग पोजीशन से वो प्लेऑफ खेलने जाएंगे, और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। एक और भी स्टिपुलेशन आ गई, रोनाल्डो का जो रेड कार्ड है, अगर वो प्लेऑफ में जाते हैं तो ठीक है, वहाँ पे वो मैच खेल वो चीज़ बाहर हो जाएगी, एंड देन वर्ल्ड कप में वो उनको मौका मिलेगा। अगर वो क्वालिफाई करते हैं इस मैच के बाद, देन वर्ल्ड कप के अंदर पहले 1-2 मैचेस में शायद वो ऐसा नहीं होंगे रेड कार्ड की वजह से, और भी फीफा स्टिल हैज टू डिसाइड कि कितना इनको बैन लगाना है जो उन्होंने एल्बो मारा है उसकी वजह से। मैक्सिमम 3 मैचेस का भी बैन लग सकता है, और खैर मैं समझता हूँ बीइंग रोनाल्डो का जो एक स्टैचर है, आई होप ऐसा ना हो। इट कुड गो ईदर वे। अब देखते हैं क्या, लेकिन एक मैच का तो आर्मेनिया के अगेंस्ट तो ही वोंट बी। हां, वो तो डेफिनेटली नहीं है जी। बिल्कुल, आप लोग ने सही एक्सप्लेन किया कि ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रोनाल्डो द ग्रेट वर्ल्ड कप के शायद कुछ हिस्सा मिस कर दे, स्टार्टिंग 1 या 2 मैचेस, डिपेंड्स ऑन द कि वो प्लेऑफ में फिनिश करते हैं या फिर उनको 3 मैच का मिलता है, 2 मैच का मिलता है, वो देखना है। बट इस मैच के अंदर मेरे ख्याल से शायद वो रोनाल्डो मतलब 20-25 साल से तो वो प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहे हैं, तो जब उन्होंने शुरू किया था ऑब्वियसली वार जैसी कोई चीज़ थी नहीं, तो उन्होंने शायद सोचा कि वही एरा चल रहा है जहाँ मैं कुछ भी करूँगा पिच के ऊपर और ना पकड़ा जाऊँ, लेकिन अब ऑब्वियसली ऐसा चलता नहीं है। उसके अलावा मतलब टैक्टिक्स भी आपने बिल्कुल परफेक्टली बता दी कि वो काउंटर पे खेल रहे थे, लो पोजीशन थी उनकी, वो लो ब्लॉक था पीछे, मतलब तो इट ऑल वर्क सो कम्प्लीटली वेल, बिकॉज जो पहला गोल आया था वो एक सेट पीस से था, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ गोलकीपर का भी, डिएगो कोस्टा का भी एक एरर था, पैरो ने अच्छा कैपिटलाइज किया। फिर सेकंड गोल ऑब्वियसली लॉन्ग बॉल थी, ओवर द टॉप बॉल आई थी, उन्होंने फैंटास्टिक उनकी एक फिनिश थी, और ओगबीन जो थे सेकंड हाफ के अंदर उन्होंने भी पोस्ट हिट किया था, वरना 3-0 की स्कोर लाइन होती तो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता पोर्चुगल के लिए। बट उसके अलावा भी अल्टीमेट जाओ फीलिक्स के पास मौके थे, केलेहर ने अच्छे सेव किए फीलिक्स के हाथों, फीलिक्स को एक और मौका मिला तो उसने बार के ऊपर मार दिया था। सो इनफैक्ट डायलो को भी चांसेस मिले थे बॉक्स के अंदर, उन्होंने ओवर द टॉप बॉल हिट कर दी थी। सो पोर्चुगल स्टिल हैड चांसेस, बट आई स्टिल बिलीव कि देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आर्मीनिया को शायद वो हरा दें और इजीली क्वालिफाई कर जाए अगले राउंड के लिए। अगर वो नहीं हराते तो फिर जैसे आपने और बताया उस्मान ने कि अभी फिर प्लेऑफ वाली सिचुएशन काफ़ी मुश्किल हो सकती है उनके लिए। लेकिन आई थिंक जो रोबर्टो मार्टिनेज हैं, इनका जो पूरा टेन्योर है वो इसी आपके फेवरेट वो इसी चीज़ के ऊपर अच्छा, क्योंकि किसी और को नहीं दिखे, उन्होंने ट्राई किया नहीं है नंबर 9 वो, तो कोई क्यों रोनाल्डो हर मैच खेलता है, ठीक है जी, कभी वो अर्ली सब्स्टिट्यूट अगर उसको कर दे तो फिर किसी दूसरे स्ट्राइकर को मौका मिल जाता है। अब वो आर्मीनिया वाले इंपॉर्टेंट मैच में नंबर 9 को क्या किस तरीके से खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे, और ट्रेनिंग ग्राउंड पे कितना उनको मौका मिला है ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने का, अब ये देखने वाली बात है। बिकॉज जैसे मैंने पिछले इंटरनेशनल ब्रेक में बताया था, राजा नांगोलान ने बेल्जियम के जो मिडफील्डर थे उन्होंने बताया था कि रोबर्टो मार्टिनेज की सिर्फ एक ही हमें इंस्ट्रक्शन होता था, पास इट टू हैज़ार्ड, पास इट टू डे ब्रुयने, पास इट टू लुकाकू, कह इसके अलावा हमें कोई टैक्टिक्स वो बताते ही नहीं थे। अब मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ इस बारे में, लेकिन ये लिटमस टेस्ट है अगर मतलब वर्ल्ड कप के अंदर भी, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है अल्तमश, पिछले इट्स ऑल वेल एंड गुड टू स्कोर इन दीज क्वालिफायर्स, इन दीज फ्रेंडलीज, फैंटास्टिक। पिछले यूरो और पिछले वर्ल्ड कप के अंदर अगेंस्ट बेटर ऑपोजिशन रोनाल्डो हैज स्ट्रगल्ड एंड ही हैज प्रूव्ड टू बी अ लायबिलिटी। तो अब देखना ये अगले वर्ल्ड कप में जबकि मजीद इतनी उनकी उम्र रसीदा हो चुके होंगे
तो फिर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। शायद रोनाल्डो की स्टेटमेंट भी आ गई है कि दिस विल बी माय लास्ट वर्ल्ड कप, इस हवाले से भी और क्या कहेंगे मतलब अगर वो ना भी कहते तो हमें पता ही थी ये बात। अच्छा, उन्होंने कहा कि I'll be a good boy before the match and I will not give opportunity to Irish public, बिल्कुल उसके ऑपोजिट जाके किया। तो फिर उसके बाद भी अच्छा, इससे पहले प्रोवोक कर रहे थे आयरिश, गुड बॉय था तो बैड बॉय क्या होता? आयरिश प्लेयर्स प्रोवोक कर रहे थे, उनकी शर्ट जो है खींच रहे थे, तो आई थिंक वो उन्होंने रिएक्शन निकाला है और रोनाल्डो ने दे दिया। और वो नजर आ रहा है, वो इधर हम देख लेते हैं, हमारे विजुअल भी हम देखेंगे कि वो खुद जेस्चर भी दिखा रहे हैं कि मेरी शर्ट इतनी वो पुल हो रही थी। देखते हैं कि CR7 ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया इस रेड कार्ड को और क्या हुआ क्या इस इंसिडेंट के अंदर। ये थे रोनाल्डो, काफ़ी एनिमेटेड थे, जाहिर बात है खुश भी नहीं थे। और जो हमने पहले डिस्कस किया, अब फीफा डिसाइड करेगा कि कितना लंबा बैन होगा, या एक ही मैच पे इसको रोक देंगे या इट कैन गो अप टू 3 मैचेस एज वेल, व्हिच विल डेफिनेटली इम्पैक्ट पोर्चुगल गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप एंड देयर प्रोग्रेस फ्रॉम देयर। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। चलें जी, एनी कमेंट ऑन दैट या हम आगे बढ़ें? जी बिल्कुल, नज़र तो ऐसे ही आ रहा है कि शर्ट पोल शुरू से हो रही थी और आई थिंक रोनाल्डो का जो रिएक्शन था, लेकिन जब हमने रीप्ले देखा है तो उसमें ऐसे लग रहा है कि ठीक ठाक फोर्स के साथ जो है वो एल्बो मारी है एंड दैट इज़ अ स्ट्रेट रेड कार्ड। तो रियली विश हिम बेस्ट ऑफ लक, आई होप ही विल बी पार्ट ऑफ, और ये बड़ा आसानी से सारी चीज़ें हो जाए, बिकॉज मैं एक बात करूँगा, रोनाल्डो, मेसी, इनके लिए शायद आखिरी वर्ल्ड कप होगा। और जो जितने भी शायकीन देखिए, यू नेवर नो, जो है वो मेसी थोड़े छोटे भी हैं, 3-4 साल, मे बी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी अगेन, बट दूसरी तरफ जितने भी फुटबॉल शायकीन है वो वर्ल्ड कप से तो कह रहे हैं कि शायद ये वाला वर्ल्ड कप उन्होंने कंफर्म नहीं किया, तो आप तो अगले की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो इस वर्ल्ड कप का कंफर्म नहीं है, बट एक टीम जो कंफर्म अब हो चुकी है यूएफए कन्फेडरेशन से, वो है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस ने जो है यूक्रेन को 4-0 से आउट क्लास किया अपने क्वालिफाइंग मैच में। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस वन। Over there, a very happy, jubilant Didier Deschamps, क्योंकि वो एक बार फिर क्वालिफाई कर चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए। एंड वी ऑफ कोर्स वी रिमेंबर 2018 में किस तरह से इनकी टीम ने इन्होंने वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। उसके बाद अगेन सम वेरी क्लोज इनकाउंटर्स विद द यूरोज एंड द वर्ल्ड कप एज वेल, बट लेट्स सी इस दफ़ा ये क्या करते हैं। इन्होंने भी कह दिया है कि ये वर्ल्ड कप जो होगा इनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। स्पेकुलेशन है ऑफ कोर्स कि इनके बाद शायद ज़िडान जो हैं वो फ्रेंच टीम के जो है वो रेन संभालें, बट नाउ दे हैव क्वालिफाइड। एम्बापे जो है काफ़ी डेयरिंग है, अपनी पहले गोल की तरफ जब वो आ रहे थे, पेनल्टी उनको अवॉर्ड होती है एंड ही डज अ पेनल्टी एंड ही स्कोर्स विद दैट। काफ़ी स्लो स्पीड से बॉल अंदर गई, मुझे डरता है शायद वो रुक गई तो काफ़ी एम्बैरेसमेंट होती अगर वो गोल नहीं होता। बट फ्रांस ईजी पिकिंग्स, आराम से उन्होंने 4-0 से आउट क्लास किया यूक्रेन को। बिल्कुल, कुछ सिमिलैरिटीज़ थी आयरलैंड वाले मैच और पोर्चुगल में। ये भी लो ब्लॉक यूक्रेन ने स्टार्ट किया और अप्रोच यही थी कि किसी तरीके से जो है वो प्रेशर में लेके काउंटर अटैक पे जो है वो गोल करके फ्रांस को परेशान करें, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। टोटल शॉट्स की अगर हम बात करें, यूक्रेन के जो टोटल शॉट्स 1 थे, शॉट ऑन टारगेट 0 था। कोई आफ्टर जैसे इनको पेनल्टी मिलती है, एम्बापे, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता एम्बापे और वर्ल्ड कप का क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि हमने देखा 2018 में ही वॉज मैन ऑफ द टूर्नामेंट, फाइनल के अंदर देखा कैसे अर्जेंटीना के अगेंस्ट वापस आए, और अब वर्ल्ड कप आ रहा है तो फिर उनकी फॉर्म जो है वो बड़ी बेहतरीन हमें नज़र आ रही है। और जो पहली पेनल्टी है वो भी पेनल्टी का उन्होंने स्कोर की, तो आप कॉन्फिडेंस चेक करें। अब एम्बापे की आपने बात की, आपका फेवरेट मोमेंट लतीफ़ से भी पूछेंगे एम्बापे का विद वर्ल्ड कप। मेरा ये था 2018 वर्सेस अर्जेंटीना, जब वो सीन पे बर्स्ट ही उन्होंने किया था और जो उनके रन्स थे ना चैनल के अंदर, जो उनका पेस है, नो डाउट। आई मीन एम्बापे ने इतनी यंग एज में उस वक्त थे भी 18 साल के, और इवन अगर हम फाइनल की बात करें तो जो अर्जेंटीना के साथ था, बिल्कुल उसमें भी वो कैसे लेके आए सिंगल हैंडेडली। तो एक तो जो फ्रांस की टीम है, क्या कमाल की टीम है, क्या स्क्वाड है। कांटे आते हैं एक असिस्ट भी देते हैं, और उसके बाद आप स्क्वाड डेप्थ देखें, इकटीके उससे आते हैं, बेंच से आते हैं, और फिर उसके बाद एक दफ़ा जो है वुडवर्क हिट करते हैं और उसके बाद दूसरा गोल करते हैं। इवन जो एम्बापे का दूसरा सेकंड गोल था उसमें भी इकटीके का हाथ था, जो उनको एक ईजी फिनिश मिल गया। ऑलिस क्या फॉर्म में वो जो राइट हैंड साइड से इवन बायर्न म्यूनिख के साथ वो जिस तरह से खेल रहे हैं। तो एक तो ये फ्रेंच टीम, आई पर्सनली थिंक जो उनका स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए, दे आर प्रीटी मच रेडी, और हमें एक बड़े टफ ओपोनेंट लगेंगे अलॉन्ग विद स्पेन एंड अर्जेंटीना। अगर हम बात करते हैं इवन इंग्लैंड, अभी आगे हम बात करेंगे, तो ये 3-4 टीम्स जो हैं बड़ी ज़बरदस्त खेल रही हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन फिर उसके बाद 4-0 की स्कोर लाइन थी, बिल्कुल वन साइडेड मैच था।
यूक्रेन के पास कोई ना जवाब था ना कुछ था। इवन पोजेशन की भी हम बात करें तो 70 या 29% की पोजेशन थी। इट वाज जस्ट वन वे ट्रैफिक। बिल्कुल सही जी लतीफ। बिल्कुल अल्तमिश, इन ऑल कॉम्पिटिशंस दिस सीजन एम्बापे के 20 अपीयरेंसेस में 23 गोल्स हो चुके हैं, तो रेड हॉट फॉर्म के अंदर है। ऑब्वियसली पेनेन्का भी हमने देखी, एक उन्होंने भी इनफैक्ट एक असिस्ट दी थी, जो इकिटिके का जो गोल था वो एम्बापे का ही पास था, एंड और इकिटिके ने फिर फेवर रिटर्न भी की थी एम्बापे को पास दे के। उसके अलावा जिस तरीके से कांटे ने बॉल विन की थी उलीसे वाले गोल के लिए, दैट वाज आल्सो साइट टू बिहोल्ड। प्रेसिंग थी उनकी, वो टैकल था, उसके बाद फिर वो पास निकाला। मतलब कांटे इन हिज प्राइम ऑफ कोर्स वाज वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल डिफेंडर्स, इससे बेहतर तो कोई है ही नहीं। मतलब इनफैक्ट वो रोल ही कहा जाता है माकेलेले रोल एंड कांटे रोल, मतलब तो ये इन्हीं नामों से वो रोल को डिफाइन किया कहावत भी मशहूर है ना कि पानी का कुछ हिस्सा जो है 70% of the earth is covered by water, the rest by कांटे। N'Golo Kante. The way he press and the way he runs. Absolutely. और एक और बड़ा फनी कोट है, डिडिये डिशैम्स ने उनसे कहा था कि एक दफा ट्रेनिंग के ऊपर कांटे लेट आए और कांटे ने कहा कि भाई मैं ट्रेन में आ रहा था इसलिए लेट हो गया। तो डिशैम्स उसको आगे से कहते हैं, व्हाई वर यू कमिंग बाय ट्रेन, यू कैन रन फास्टर देन अ ट्रेन, यू डोंट नीड अ ट्रेन, यू कैन जस्ट कम रनिंग। तो कांटे के बारे में तो ऐसे काफी मीम्स मशहूर हैं। और इवन कोने की जो पार्टनरशिप कांटे के Yes. साथ थी वो बड़ी कमाल की थी मिडफील्ड के अंदर। उस्मान ने जैसे अटैकिंग प्रोग्रेस का बताया, आप डिफेंस को देख लेते हो, उपामेकानो और सलीबा की जो पार्टनरशिप है प्लस माइक मेनियान एट द बैक, आई मीन दे आर कवर्ड इन ऑल यू नो एरियाज ऑफ द पिच, नो क्वेश्चन। और डिजनी डुवे का तो हम बात ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल डेम्बेले नहीं है, डेम्बेले अब आप नहीं देखें है। स्क्वाड देखें ना कैसा। अच्छा, इस मैच के अंदर भी बारकोला को चांस मिला था, वो भी उन्होंने मिस किया। विटीनिया आल्सो, यू नो, गोइंग बैक टू एंगोला कांटे, मुझे बड़ा अच्छा उनका विजुअल याद आ गया जब वो चेल्सी में थे। जी मैच के बाद प्लेयर्स जब वहाँ से वापस जाते हैं अपने घरों को जाते हैं, सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं और Very फिर इनको humble. दिखाते हैं ये अपनी जो है मिनी कूपर में निकलते हैं वहाँ से और Yes, कोई शोर शराबा नहीं है। बहुत हम्बल इंसान है, बहुत और हम्बल बड़ी फुटबॉलर है। एक मशहूर एक और किस्सा है, ड्यूरिंग दिस टाइम एट लेस्टर इनफैक्ट वो रमजान चल रही थी, वो मगरिब के टाइम पे उन्होंने वहाँ पे नमाज पढ़ी मस्जिद के अंदर, एंड उसके बाद रैंडम ऐसी किसी बंदे ने बोला कि अब आओ हमारे घर इफ्तार क्यों नहीं करते आगे, तो वो ऐसे चले गए, किसी की ऐसी रैंडमली एक फैन के घर चले गए, वहाँ पे उनके साथ इफ्तार की, और कोई मतलब टेंट्रम्स नहीं, कोई सुपरस्टार प्लेयर वाली कोई बात ही नहीं है उनमें। सच अ हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सन, व्हाट एन एग्जांपल, यू नो, फॉर ऑल द यंगस्टर्स टू फॉलो एक्चुअली। Absolutely, and even once they won the World Cup in 2018, तो ट्रिब्यूट फ्रांस की टीम ने सारे प्लेयर्स ने मिलके इनको दिया था, जो बस में गा रहे थे गाना, उन्होंने इनफैक्ट गाना बनाया था इनके ऊपर। Absolutely. तो बड़ा बहुत ही He's loved and respected by his all his countrymen, of course. Absolutely. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. Let's discuss another match. Moldova versus Italy. Italy has won this match, but they still haven't qualified. They're still on the cusp, कह सकते हैं, इस पार या उस पार. Let's have a look at the highlights for this one. Although ये 3-0 से तो मैच ज़रूर जीते हैं अपना, sorry 2-0 से ज़रूर अपना मैच जीते हैं, लेकिन Moldova definitely made them work hard for it, and that too second half में जाके गोल आता है and जीत गए. देखिए जो पोजीशन है ना नॉर्वे और इटली की टेबल पे, वो सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट मोल्डोवा, अगर हम मैथ करें तो वो नॉर्वे की स्कोर लाइन थी 11-0 की, जिसमें जो 4 या 5 गोल हालान ने किए थे, और यहाँ की जो स्कोर लाइन है 2-0 की. तो आपको लतीफ़ ने पहले ही बताया कि 9 गोल्स करने पड़ेंगे इटली को टू गेट इनटू दैट पोजीशन वेयर दे कैन क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप. तो आई थिंक वही कहानी है. लेकिन इटली की अगर हम बात करें, दे वर स्ट्रगलिंग, एक्चुअली दे वर स्ट्रगलिंग टिल 88 मिनट अगेंस्ट अ वेरी लो रैंक टीम. आई वुड से मोल्डोवा की कोई इतनी खास फुटबॉल नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से डिफेंड किया और इटली को एट बे रखा, ठीक है कुछ चांसेस क्रिएट हुए थे जिसको बड़ा बेहतरीन तरीके से डिफेंड किया, और फिर 88 मिनट पे जाके जो है वो मैंचीनी जो कोई खुद डिफेंडर है वही गोल स्कोर करते हैं, और फिर पॉलिटानो के क्रॉस पे जो है वो दूसरा गोल 90th मिनट ऑड पे होता है. बट दे वर एक्चुअली स्ट्रगलिंग. अब ये ना हो जाए कि 2018, 2022 और अब 2026 के अंदर तीनों दफ़ा क्वालिफाइंग राउंड के अंदर इटली बाहर हुआ है. अभी तीसरी हैट्रिक ना हो जाए. इटली इज अ ह्यूज फुटबॉलिंग नेशन, और मल्टीपल टाइम्स प्रॉब्ली दे हैव वन द वर्ल्ड कप. आई थिंक 3 दफ़ा 4 दफ़ा आफ्टर ब्राजील मैक्सिमम. तो आप अंदाजा लगाएं, सच अ बिग यूरोपियन पावर हाउस, और खुदा ना खास्ता मैं तो ये कहूँगा इटली शुड क्वालिफाई, लेकिन अगर ये तीसरी दफ़ा हुआ तो इट वुड बी अ ह्यूज लॉस फॉर इटालियन फुटबॉल. Given the fact that they won the Euros in 2021, बिल्कुल, जिन्हें कहा जाता है 2020 यूरोज 21 में वो जीते थे ये, और उसके बाद उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया वर्ल्ड कप के लिए, ये भी ये कर चुके हैं.
अनबिलीवेबल। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अल्तमश मजे की बात ये कि गटूसो इस मैच के बाद पूरी शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमारे ज़माने में जब हम फुटबॉल खेला करते थे तो जो सेकंड जो बेस्ट रनर अप होता था इन ऑल द ग्रुप्स वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाता था, लेकिन अब उन्होंने रूल्स चेंज किए यूएफए ने क्वालिफिकेशन के कि भाई बेशक आप अगर रनर अप है लेकिन जो भी आपकी परफॉर्मेंस है या जो भी आपका जो मैट्रिक्स है, टू लेगेड खेलना पड़ेगा, जो भी आपके मैट्रिक्स है कोई मैटर नहीं करता, आपने प्लेऑफ में ही जाना है। तो ये रूल चेंज हुए हैं तो लेकिन भाई अब इस पर कंप्लेन करने का क्या मकसद, जो वो तो पहले से बताए हुए ना जो रूल है। लेकिन बहरहाल इस गेम के अंदर भी अल्तमश लाइक पहले हाफ के अंदर 13 शॉट्स ऑन गोल थे इनके, ओवरऑल शॉट्स थे 13, एक गोल नहीं था वो इतनी, और उनमें से जो 9 शॉट्स थे वो बॉक्स के अंदर से थे। तो मतलब वो इतने डेस्परेट हो गए थे गोल स्कोर करने में कि वो अपना ध्यान नहीं, फोकस नहीं कर रहे थे गोल के ऊपर। और ओवरऑल भी मैच करने 26 शॉट्स थे, सिर्फ 2 गोल आए, वो भी 88 मिनट के ऊपर एक डिफेंडर हेडर स्कोर करता है। मतलब आई डेफिनेटली मैं समझता हूँ मोइसे केन को वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, एंड किएसा को भी, हाँ किएसा को किसी तरीके से भी बहला बुसला के उसको इटालियन सेटअप का हिस्सा बनाने की शायद जरूरत है, बिकॉज वो अप फ्रंट जो टैलेंट है ना इटली का जो पहले हुआ करता था, बड़े बड़े स्ट्राइकर्स इटली का हिस्सा रहे, they probably do not have that same amount of talent. I honestly believe that. अभी एस्पोसिटो ने जो दूसरा गोल किया वो भी अभी रिसेंटली उनको मौका मिलना शुरू हुआ है इटली के साथ। अभी वो 20 साल के हैं, इज क्वाइट यंग, बट लेकिन चलो एटलीस्ट ही इज स्कोरिंग द गोल्स। उसके अलावा जैसे उस्मान ने बिल्कुल सही कहा कि वो जो अभी इस पोजीशन में जो इटली है, दे ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम, नो क्वेश्चन अबाउट इट। ऑल्दो वो 7 में से 6 गेम जीते हैं वो, उसके बावजूद भी अगर आप नॉर्वे की परफॉर्मेंस को मुआवजा करें तो उन्होंने ये अवे मोल्डोवा में जाके 5 गोल मारे थे, 5-0 की स्कोर लाइन से हराया था, और एट होम 11-1 की स्कोर लाइन से हराया था। तो दे गॉट देयर गोल्स राइट जब जरूरत थी। एंड नॉर्वे मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा डार्क हॉर्स होगा वर्ल्ड कप के अंदर, बिकॉज अगर आप उनका स्क्वाड का जायजा लें जरा, अभी तो स्टैंडर्ड लार्सन जो है गोल्स के वो बेंच पे हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल हालांड और आपके सोरलॉथ खेल रहे, प्लस ओडिगार्ड यू नो इज इंजर्ड दीस डेज, तो वो भी मतलब उनके पीछे होंगे। वो बर्ज हैं फुलम के और बड़ी जबरदस्त टीम है। अच्छा एक मीम चल रहा है इस वक्त, हालैंड जो हमें पता है वाइकिंग जैसा उनका जितना वो टावरिंग फिगर है, लेकिन जो सोरला होते हैं वो उनसे बड़े हैं। राइट और वो उनके सामने बच्चे लग रहे हैं। तो सोचें तो ये एक बहुत बॉब है मैन सिटी के, बहुत प्लेयर्स है, अटैकिंग डेप्थ है प्लस डिफेंसिवली दे इट्स अ फैंटास्टिक स्क्वाड यू नो, एंड द बेस्ट प्लेस टू यू नो गो एटलीस्ट टू द नॉकआउट स्टेज इन द वर्ल्ड कप्स फॉर श्योर। बिल्कुल सही है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और एक अब वो वाला मैच डिस्कस करेंगे जिसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट एक टीम को नहीं होना था, वो है इंग्लैंड, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव क्वालिफाइड, द फर्स्ट टीम टू हैव क्वालिफाइड फ्रॉम द यूएफए कन्फेडरेशन। इनका मैच था वर्सेस सर्बिया, एंड नॉर्मल तरीके से आराम से ये मैच वो जीत के इस मैच में जो है बेलिंगम की वापसी होती है, एंड जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है इंग्लैंड की जानिब से, 2-0 से ये अपना मैच जीते हैं वर्सेस सर्बिया। इस मैच की ज़रा हाइलाइट्स देखते हैं। What a nice visual over there, Isa, the way he scored and the way he scored in back-to-back matches for England. And England 7 में से 7 जीते हैं without conceding इस ग्रुप की जो इनकी फॉर्म रही है, जिस तरह से इन्होंने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप के लिए, फैंटास्टिक। बट देन अगेन usually that's what England does in qualifying. Let's see what they actually end up doing in the actual World Cup. But Saka and Eze, the way they've been performing in back-to-back matches, or बाकी other players as well. And the good problem they're facing right now is Bellingham, Foden and Harry Kane. किस तरह से इन सबको खिलाना है टॉमस टुकल को। जी उस्मान, सबसे पहले बात है हैरी केन तो अनटचेबल हैं, देयर इज नो डाउट, बट हाँ आई मीन नंबर 10 पोजीशन पे बेलिंगम भी है, फोर्डन भी है, रॉजर्स भी है, और रॉजर्स को मौका मिल रहा है। बिल्कुल कोल पामर भी ऑप्शन है, कोल पामर भी है, क्या ज़बरदस्त टैलेंट है नंबर 10, खास तौर पे नंबर 10 की पोजीशन पे। राइट हैंड साइड पर साका, मैं समझता हूँ वो भी उनको वो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन पे हैं। एजे और साका के दोनों का गोल आता है, और आर्सेनल बॉयज, और लग रहा है कि आर्सेनल आई थिंक ये 5वीं दफा ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड के लिए 2 आर्सेनल के प्लेयर्स ने स्कोर किया है कि मैच में। दे हैव बीन डिलीवरिंग, और ये दोनों जो हैं, पहला भी जो गोल स्कोर किया साका ने रिबाउंड में किया था, बट देन मैं ये समझता हूँ फिल फोर्डन जिस तरह की वो क्लब एंड कंट्री फॉर्म में है, और जिस तरह से जो आखिरी मिनट में बिल्कुल एजे ने जो ब्लाइंडर मारा है, वो उसका रन आप देखें फोर्डन का, और वही यही चीज़ सेम कर रहे हैं सिटी के लिए भी वो, एंड ही इज़ बीन प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ एम्यूनेशन टू द टीम, टू द होल टीम, जो बड़ा ज़बरदस्त फिनिश। मैं टूकल की तारीफ करूँ, आपने तो कहा क्वालिफाइंग में रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आगे जो पास में हमने रिजल्ट्स देखे हैं उसमें तो ऐसे ही लगता है, लेकिन आई थिंक इट्स अ मास्टर क्लास
टैक्टिकली टूकल की जिस तरीके से उन्होंने इस स्क्वाड के साथ डिफेंस को किस तरह से उन्होंने बनाया, ऑर्गेनाइज किया। आप देखें गोल कंसीड ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग ही है शायद। हाँ, जीरो गोल कंसीड है। जीरो गोल मैंने वही कहा, और फिर 7 out of 7 विदाउट कंसीडिंग। अब ये जो मिडफील्ड जो दोनों की, ये खास तौर पे राइस और इलियट एंडरसन की जो मिडफील्ड बन रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इतने बेहतरीन मिडफील्डर्स हैं। बेलिंगम कहाँ पे आएंगे? अगर नंबर 8 पोजीशन पे बेलिंगम को लाते हैं तो फिर ये जो इनका पेयर है ये डिस्टर्ब हो सकता है। दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ वरीज एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ गुड प्रॉब्लम्स स्क्वाड डेप्थ की अगर हम बात करें तो। बीच में सेकंड हाफ में जो है वो कॉस्टिक और विलानोविच का एक रन था जिसके अंदर बैक हील पे वो गोल स्कोर हो सकता था। इसके अलावा दूर था वो हाँ काफ़ी दूर था वो, लेकिन ओवरऑल बहुत ही ज़रा ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन तरीके से, बड़े तरीके कंट्रोल के साथ जो है इंग्लैंड ने ये मैच अपने नाम पे किया है। और आई थिंक आई पर्सनली थिंक कि इस पूरे स्क्वाड को कैसे टूकल लेके जाते हैं वर्ल्ड कप में, दे अगेन मैं समझता हूँ फेवरेट्स होंगे इस दफ़ा शायद। ये आपने 18 से 18 में भी कहा था, ये आपने 22 में भी कहा था। उस वक्त टूकल नहीं था ना, और आप साउथगेट था, तो अब शायद हवाएं चेंज हो जाएंगी, हवाएं चेंज हो जाएंगी, हवाओं का रुख। और आप 26 में यही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई मीन इंग्लैंड हैव द बेस्ट चांस टू विन द वर्ल्ड कप अंडर टूकल, बिकॉज़ टूकल एक कप कॉम्पिटिशंस में जो ना ही इज एट हिज वेरी गुड बेस्ट, एब्सोल्यूट बेस्ट। अगर वो जीत गए तो आई थिंक जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तक हम सुनते रहेंगे। एग्जैक्टली भाई, उनको मुझे लगता है नाइटहुड भी मिल जाएगी कि फर्स्ट जर्मन जिनको इंग्लैंड नाइटहुड दे। अभी लेटली डेविड बेकहम को भी मिली। एब्सोल्युटली, सर डेविड। सर डेविड तो मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस हूँ एलियट एंडरसन से। मैं जितना भी उसको देखता हूँ मुझे खुशी होती है। इस गेम के अंदर भी हैड द मोस्ट टचेस, ही हैड द मोस्ट पासेस कंप्लीटेड, ही हैड द मोस्ट प्रोग्रेसिव पासेस। हर मैट्रिक के अंदर वो बंदा इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। और अब वो ही इज ऑलमोस्ट बिकमिंग अनड्रॉपेबल फॉर थॉमस टूकल। जिस किस्म की उनकी मिडफील्ड में कंट्रीब्यूशन है और ड्राइस के साथ जो पार्टनरशिप है कितनी अच्छी बन गई है कि बेलिंगम की जगह नहीं बन रही उस नंबर 8 वाली पोजीशन के ऊपर। और इनफैक्ट मैच से पहले टूकल ने कह भी दिया कि भाई केन, बेलिंगम एंड फोर्डन कैन नॉट प्ले इन द सेम टीम। ये एक बड़ी बात थी कि मैच से पहले आप पहले से अनाउंस कर रहे हो और एक फिर कभी आपको इस तरीके से खिलाना पड़ा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। द ओनली वे आई फील कि ये हो सकता है तो अगर जो बेलिंगम है वो अपने पुराने डॉर्टमुंड वाले दिनों नंबर 8 पे खेले, यानी कि नंबर 10 पे बहुत वो अपने ईगो थोड़ा साइड पे रखें और ये अपने आप को गोल स्कोरिंग मिडफील्डर ना समझे, पीछे बैठ के पासेस वहां से निकाले जैसे एलियट एंडरसन कर रहे हैं उस तरीके के रोल। इमेजिन हैंडरसन बहुत अच्छी फॉर्म में आ गए ब्रेंटफोर्ड के बाद, वो भी आए थे बेंच से। एडम वॉर्टन बहुत जबरदस्त मिडफील्डर हैं क्रिस्टल पैलेस के, वो बेंच से आ रहे हैं। तो आप देखें कितनी स्टैक्ड है इंग्लैंड की टीम, फुल फ्लेज, मतलब दे ओजिंग आउट ऑफ टैलेंट। और उन्होंने फिर टूकल ने ये भी कहा कि भाई मैं फोर्डन को एज अ नंबर 9 देख रहा हूँ। इस गेम के अंदर भी फोर्डन को फॉल्स नंबर 9 पोजीशन पे लेकर आए वो केन को हटा के। और वो ऑब्वियसली बेलिंगम का एक इनिशियल पास था, मतलब वो बॉल उन्होंने विन की थी, उन्होंने फोर्डन को दिया। फोर्डन ब्रिंग्स पेस एंड डायनामिज्म टू द टीम, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और ऑब्वियसली उनका फॉर्म इतना जबरदस्त चल रहा है तो उन्होंने फिर एजे को पास भी दिया था। और पहला गोल तो वो मेड इन आर्सेनल था वो गोल, बिकॉज इट वाज अ सेट पीस गोल एज वेल, राइट। तो सेट पीस से चांस और 2 आर्सेनल बॉयज कंबाइन कर रहे हैं, आपको और क्या चाहिए, तो गोल होना ही होना था। बिल्कुल सही है। Let's listen in to what Thomas Tuchel had to say after this match regarding England's performance and their entire qualifying campaign so far. Thomas Tuchel there in his very candid way talking about the English performance and their campaign into the World Cup. Let's wish him and the team the best of luck. अब देखते हैं कि कौन सी टीम अब तक क्वालिफाई कर चुकी हैं 2026 के मेगा इवेंट के लिए एंड कौन सी टीम्स को अभी भी बाकी है। तो वी कैन स्टार्ट ऑफ विद द मेन जैसे कहते हैं कन्फेडरेशन। यहाँ पे कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए बीइंग द को-होस्ट, ऑफ कोर्स दे विल बी देयर। उसके साथ साथ एशियन कन्फेडरेशन है, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया, ईरान, जापान, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया और उज़्बेकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड गुड टू सी जॉर्डन देयर एज वेल। याद रहे कि 90s में जॉर्डन का वही लेवल था जो पाकिस्तान का था, बट अब देखेंगे कितना आगे गए। एंड कतर एज वेल, कतर एशियन चैंपियनशिप भी जीती जॉर्डन। यस, एंड कतर दे हैव आल्सो वन इट एंड खुद मेरिट पे इस बार, नॉट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग द होस्ट लाइक लास्ट टाइम। एंड कॉन्कैकाफ से कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। एशियन कन्फेडरेशन से अल्जीरिया, Cape Verde, Egypt, Ghana, Ivory Coast, Morocco, Senegal and South Africa have all qualified. कैमरून आउट हो गया एम्बोमा की टीम। Yes, and Tunisia. So North Africa, Central Africa and South Africa all well represented so far.
CONMEBOL यानी कि South America, Argentina, Colombia, Paraguay, Brazil, Ecuador and Uruguay have all qualified. Yet they have more berths left. And OFC से New Zealand अब तक qualify कर चुके हैं. UEFA से it's England and France. And playoff qualifiers में फिलहाल we will see Bolivia and New Caledonia जो OFC के साइड से जो हैं आएंगे एंड खेलेंगे साउथ अमेरिकन कन्फेडरेशन की टीम के साथ. तो ये क्वालिफाइज जा रही हैं. अभी और भी मज़ीद टीमों को भी क्वालिफाई करना है. यूरोप की तो बहुत टीमें बाकी हैं जिन्हें इस टूर्नामेंट में आगे आना है. तो अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल ब्रेक्स के मैचेस बाकी हैं, regardless of what Latif says about international matches. And इसके साथ साथ पुस्कस अवार्ड जो हैं जो बेस्ट गोल एक साल के होते हैं उनकी नॉमिनेशन सामने आ गई हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग गोल्स हैं, बट वी थॉट कि कुछ गोल्स इसके अंदर मिसिंग भी थे. फिलहाल उन गोल्स पर नज़र डालते हैं which have made it to the short list of the Puskas nominees for 2025. I think for me this one of Amar Nasir of the Egyptian team, उसके साथ साथ रिस्की उडो जो उन्होंने इंडोनेशिया की लीग में जो गोल किया था हाफ लाइन से वो, एंड केविन का जो गोल था that was for me definitely. I know Yamal is there and Declan Rice, but these goals definitely were something. Yes, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ. और जो वो 3 सेंसेशनल गोल्स थे, they are pretty much better than Yamal. और Declan Rice का भी थोड़ा सा वही लग रहा था कि इस तरह के ऐसे गोल्स हमने बहुत देखे हैं. तो लेकिन डिपेंड ये करता है कि गोल आप जिस ऑपोजिशन के अगेंस्ट कर रहे हैं वो कितना जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, या वो टीम के लिए कैसा हो सकता है. शायद ये चीज़ मैटर ज़रूर करती होगी. लेकिन ओवरऑल वो जो 3 गोल्स आपने बताए हैं, they are much better than the other 2. जी लतीफ़. अल्तमिश, मैंने बहुत सारी ओवरहेड किक्स देखी हैं, लेकिन वो यूजुअली शॉर्टर डिस्टेंस पे क्रॉस आ रहा होता है. आपने ओवरहेड किक मारी, गोल कर दी. ये इतनी दूर से आ रहा था. Yes, and this player was running against the wind और उस पे उसने जो एंगल क्रिएट किया है, किक मारी है. और वो उसके लिए इतनी परफेक्ट टाइमिंग आपको चाहिए होती है. इतना दूर से क्रॉस आपने कैसे उसने जज किया होगा कि भाई पेस बॉल का भी जो बॉल का पेस और प्लस विद दिस रन एज वेल, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. आई थिंक दिस आमिर नसीर का जो गोल था, दिस डिजर्व्स टू बी द विनर. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब इस लेवल की स्किल बहुत कम देखने को मिलती है. बिल्कुल सही है. चलें जी, लेट्स सी कि पुस्कस में किसको ये गोल मिलता है. जो ये सेरेमनी में अनाउंस होगा तो ज़रूर हम यहाँ पे शो पर डिस्कस करेंगे और उसको सेलिब्रेट भी करेंगे. अब एक करप्शन स्कैंडल की बात करेंगे विच हैज़ रॉक्ड टर्किश फुटबॉल. काफ़ी टाइम से वहाँ पे फुटबॉल की तो बहुत मसले मसाइल थे, एंड जब से जोसे मरीनो वहाँ पे गए थे उस वजह से इस लीग पे इंटरनेशनल व्यूज़ के भी निगाहें पड़ गई थी, क्योंकि बार बार वो कंप्लेन करते थे रेफरीज के बारे में. बट यहाँ पे अगर हमारी स्क्रीन पर हम ये खबर देख सकें, जिस खबर को इतना ज़्यादा जो है वायरल नहीं हुई है अभी तक, या इतना टॉक ऑफ द टाउन नहीं बनी है, बट टर्किश FA ने जो है 102 प्लेयर्स के ऊपर जो है फ़िलहाल उनको सस्पेंड किया है. टर्कीज़ फुटबॉल फेडरेशन हैज़ गिवन बैन्स टू 102 प्लेयर्स फ्रॉम इट्स टॉप 2 डिविजन्स फॉर बेटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़. जो टर्किश FA के नए सदर हैं, इनकम्बेंट हैं पिछले 16 महीने से, उन्होंने वाउच किया है कि उन्होंने जो है टर्किश फुटबॉल को पाक कर देना है करप्शन से. बट वो कैसे करेंगे जब तमाम ऊपर से नीचे तमाम टीमें, प्लेयर्स, इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं. ये तो इन्होंने कुछ प्लेयर्स को यहाँ सस्पेंड किया है. डिवीजन 3 और 4 को तो बंद कर दिया है फिलहाल, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा ये हो रहा था. और यंग प्लेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इनके नाम सामने आ रहे हैं. और इवन बिग क्लब्स गैलाटासराय, बेसिकतास, उनके प्लेयर्स की बात सामने आ रही है. तो ये तो क्या फुटबॉल ही बंद कर देनी पड़ेगी. आप अंदाजा लगाएं, रेफरीज इतने उनके नाम आ रहे हैं. तो जब रेफरीज तो पहले रेफरीज का चैनल खोला, अब प्लेयर्स का. जी बिल्कुल, रेफरीज तो गेम को कंट्रोल करते हैं और वो उनके लिए तो बड़ा आसान होगा बेटिंग में पैसे बनाना या जो भी मामलात हैं. तो आई थिंक इतनी आप गेम से आपका ट्रस्ट उड़ जाता है अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी और इतने बड़े लेवल की अगर हो रही है. तो गेम फुटबॉल का मैच का मज़ा ही वो है कि आप एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि आप इंजॉय करते हैं. अगर इसी तरह ऐसी चीज़ें जो है वो फिक्स्ड हैं तो फिर इट्स अ डेथ ऑफ फुटबॉल आई वुड से. और टर्की तो इस मामले में टर्किश फुटबॉल जो है वो काफ़ी मशहूर भी है, और मैं समझता हूँ कि इनको फैंस कितने उनके पैशनेट हैं और इतना बड़ा इकोसिस्टम है वहाँ पे फुटबॉल का. टू एक्चुअली ये तो कोई लग रहा है कोई मजाक हो रहा है.
लिटरली लग रहा है कि मजाक हो रहा है। एब्सोल्युटली आई एम कंप्लीटली शॉक्ड। इस किस्म आपको याद होगा 2 साल पहले इधर ही बैठ के हमने वो भी स्टोरी देखी थी कि एक क्लब के जो प्रेसिडेंट है वो आके पंच मार दिया उन्होंने रेफरी को, याद है पिच के ऊपर टर्की के अंदर। बिल्कुल 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 मोरिनियो सही कहते थे फिर। हाँ, मैं यही कहने वाला था कि मोरिनियो जो इतने 1.5 साल से जो बुराइयां करते रहे टर्किश फुटबॉल की, फिर तो वो सारी सही थी। उन्होंने रेफरीज के ऊपर इल्जाम लगाए थे, मोरिनियो ने क्लब के प्रेसिडेंट्स के ऊपर लगाए थे, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहा था कि हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें सामने आई। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं बिल्कुल भी टर्की जैसी कंट्री से ऐसी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी खुल की चीजें सामने आ रही हैं अब। और ऑब्वियसली आपने करप्शन को अगर जड़ से खत्म करना है तो फिर आपने एक ही तलवार से सबको ट्रीट करना है। मतलब आपने ये नहीं, फेवरेटिज्म नहीं हो सकता यार ये बड़ा क्लब है, बड़ा प्रेसिडेंट है तो इसके ऊपर हम थोड़ा हल्का हाथ रखें। ऐसे करेंगे तो कभी भी चीज खत्म नहीं होगी। एंड बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स आई एम श्योर लेने पड़ेंगे। यूवेंटस की मिसाल हमारे पास है, बिल्कुल इटली में यूवेंटस की मिसाल हमारे पास है। लेकिन चले वो तो 2-3 क्लब्स थे या था, ये तो पूरा पिरामिड ही उसमें इस हाल के अंदर है। तो आई डोंट नो कि इतने ऐसे रिफॉर्म्स आपको करने पड़ेंगे बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के, समझ के बारे क्रिमिनल पेनल्टीज लगानी पड़ेंगी और लेजिस्लेशन में भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि कड़ी सजाएं दें ताकि एक रिटर्नेंस क्रिएट हो कि लोग फिर ऐसी हरकतें ना करें। सही बात है, लेकिन पता नहीं कब से हो रहा होगा ये और लोग पागल बने जा रहे हैं इसके अंदर। चलें से एज वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई पिछले दिनों के अंदर जब स्पेन FA के जो एक्स पर्सन रूबियालिस जिनके ऊपर एक एक्यूजेशन था, बल्कि इनफैक्ट वो प्रूव हुआ कि उन्होंने जो नाजेबा हरकत की थी अपनी फीमेल प्लेयर्स के साथ, अब वो किसी सेरेमनी में, किसी बुक साइनिंग में या कहीं पे वो खिताब करे थे तो लोगों ने आके जो है उनके अपना गुस्सा निकाल के उनके ऊपर अंडों की बरसात कर दी। ज़रा देखते हैं कि हुआ क्या। बेसिकली ये किसी डॉक में बैठे हुए थे और जो सामने ऑडियंस थी उनके मेंबर्स ने जो है इनके ऊपर अंडे बरसाए और फिर वो जंप मारने की कोशिश कर रहे थे कि उनको पकड़ने की कोशिश करें। इट जस्ट शोज़ कि वो भी कितने रिएक्टिव इंसान हैं एंड ये इनको पब्लिक बैकलैश फेस बिल्कुल करना पड़ रहा है। और ये स्पेन के FA के जिनको हटाया गया है इनको, और वहाँ से भी कितनी रेजिस्टेंस आ रही थी कि उनको इनके डिफेंडर्स भी थे वहाँ पे आफ्टर व्हाट ही पुल्ड ऑफ। बिल्कुल अल्तमश देखें, ये जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनका ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर इसी तरह से जो है वो इस्तेकबाल किया जाता है। फ़ुटबॉल ऐसा ही स्पोर्ट है, आप हीरो बन जाते हैं और आप 1-2 मिनट में आप विलन या ज़ीरो हो जाते हैं। तो यही हुआ है इनके साथ भी और अपने पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की सज़ा इसी तरीके से मिलती है। और ये तो वो उनके पीछे भाग रहे थे मेरे ख्याल में, जो इनके लिए काफ़ी शर्म का मकाम है। और आई होप ये चीज़ें ना हो फुटबॉल के अंदर और फुटबॉल को एज अ स्पोर्ट हम फ्लरिश होते देखते रहे, कंट्रोवर्सीज ना हो। लेकिन अब इनका तो रूबियालिस का तो पब्लिक अपीयरेंसेस मेरे ख्याल से अब जीरो हो जानी चाहिए इसके बाद, बिकॉज़ जिस किस्म का ऑडियंस ने रद्द अमल दिखाया और जो अंडों की बरसात हुई है, इट्स सो एम्बैरेसिंग। आई मीन इनको खुद अब सोचना चाहिए कि भाई ही इज डन नाउ, ही शुड बी माफी मांगने खत्म करें, पब्लिक माफ भी इनको कर देगी, ये माफी भी नहीं मांग रहे ना। ये बड़ी हडहरामी का इन्होंने मुजाहिरा किया है कि मतलब वो डटे रहे अपनी बात के ऊपर। वो उन्होंने ही डिडंट बैक ऑफ, ही डिड नॉट इमीडिएटली अपॉलोजाइज। व्हाट वाज मोर शॉकिंग वाज कि स्पेनिश FA के लोग इनको डिफेंड कर रहे थे और जो वुमेन्स टीम के कोच थे वो इनकी साइड पर थे। एग्जैक्टली, दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग कि भाई हर कोई विक्टिम से ज्यादा जो मेन परपेट्रेटर था सब उसी को सपोर्ट कर रहे थे। ये एक अजीब ही फिनोमेना देखने को मिला, लेकिन चलो एटलीस्ट जस्टिस वाज सर्व्ड इन द एंड एंड ही इज राइटफुली नो मोर पार्ट ऑफ द फेडरेशन। और मतलब एक ऑब्वियसली कुछ जो सागा था पूरा वो और अब उनके वो लोग अंडे बरसा रहे हैं। जी उस्मान आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस एंड एनकरेजिंग अस टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन एंजॉय अ वेरी स्पोर्टिंग वीकेंड, होपफुली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। Till we meet again, take care. Allah Hafiz. Khuda Hafiz for now.